नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ महीनों से नायडू बाबू की हर फरमाइश पूरी करते जा रहे थे। चाहे वो पैसा हो, ग्रांट हो, फंड हो, सब मिल रहा था उनको सेंटर से, दिल्ली से। और जो जांचें थी ईडी सीबीआई वगैरह की, वो भी बंद हो रही थी। लेकिन अच्छे दिन बहुत ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, बुरे दिन आते ही हैं। और नायडू बाबू के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उनकी जो राजनीति है वो संकट में, नायडू बाबू की। जैसे मिसाल के तौर पर मुस्लिम संगठन ने पहली बार, फर्स्ट टाइम, नायडू बाबू की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट कर दिया। समथिंग जो नायडू बाबू कभी सोच नहीं सकते थे। एक बड़ा वोट बैंक हिल गया उनका आंध्र प्रदेश में। और आज तो गजब ही हो गया। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैठक थी दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों की। हालांकि पंजाब और बाकी स्टेट्स के भी कुछ मुख्यमंत्री बुलाए थे तमिलनाडु में। स्टैलिन जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हर नेता, चाहे वो कर्नाटक का हो, केरल का हो, तेलंगाना का हो, आंध्र प्रदेश का, सब पहुँचे क्योंकि मामला दक्षिण भारत का था। नायडू बाबू नहीं गए। और आज की बैठक में उनकी जो एब्सेंस थी, उनकी जो गैर मौजूदगी थी, उसने दक्षिण भारत में नायडू बाबू का चेहरा एक्सपोज कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम बेनकाब हो गए हैं नायडू बाबू। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि ना सिर्फ आंध्र प्रदेश के मुस्लिम वोट बैंक में, मुसलमानों के बीच में, बल्कि समूचे दक्षिण भारत में नायडू बाबू धीरे धीरे खलनायक बनते जा रहे हैं, विलेन बनते जा रहे हैं। और मोदी जी ने जिस तरह उनका हाथ पकड़कर खींचा है, उससे नायडू बाबू की बदनामी अब कुछ ज्यादा ही हो रही है। अब दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरह से दक्षिण भारत का प्रेशर, साउथ इंडिया की सारी पार्टियों का प्रेशर नायडू बाबू पे बढ़ रहा है, तो देखना यह है कि इस मुश्किल वक्त में क्या नायडू बाबू अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से मोदी का साथ छोड़ते हैं, हाथ छुड़ाते हैं मोदी से, अपना रास्ता बनाते हैं, या फिर मोदी के साथ ही रहते हैं, मोदी के साथ ही रहते हैं। विकल्प क्या है मिस्टर नायडू के पास? बिग क्वेश्चन है। और आज एक ऐसे चश्मदीद को मैं लाया हूं जो 1978 से नायडू बाबू को जानते हैं। नायडू बाबू के पास जब कार नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, ऑटो से चलते थे। आज ये हकीकत आपको एक चश्मदीद बताएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, आपकी और भी मेहरबानी होगी। अब आते हैं असली खबर पर। असली खबर यह है कि आज बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेट थी हिंदुस्तान की, क्योंकि दक्षिण भारत में तमाम मुख्यमंत्रियों को तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टैलिन ने, उन्होंने बुलाया था वहाँ पर। और उसमें केरल के चीफ मिनिस्टर थे, उसमें कर्नाटक से डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार थे, उसमें तेलंगाना के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी थे, आंध्र प्रदेश से भी कई नेता गए थे, यहाँ तक कि पंजाब से भगवंत मान भी सपोर्ट करने गए थे। और सोचिए, जहाँ सारे दक्षिण भारत के बड़े नेता इकट्ठे हों जिस मंच पर, वहाँ पर नायडू बाबू नहीं थे। अब ये मीटिंग इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर जो केंद्र सरकार डीलिमिटेशन, परिसीमन करने जा रही है, यानी लोकसभा की कुछ सीटें राज्यों की बढ़ाने जा रही है, कुछ घटाने जा रही है, ये एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है। इसको लेकर दक्षिण भारत के सारे नेताओं को लगता है कि मोदी जी का जो फोकस है वो गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, नॉर्थ इंडिया पे फोकस है। तो वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की सीटें बढ़ा रहे हैं, दक्षिण की सीटें घटा रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश दक्षिण में ही है, सबसे इंपॉर्टेंट राज्य है दक्षिण भारत का, तमिलनाडु की तरह। मिस्टर नायडू को इस मीटिंग में जाना चाहिए था, दक्षिण भारत के साथ खड़ा होना चाहिए था उनको, लेकिन वो आज नहीं गए, घर में छुपकर बैठ गए। और यहीं से एक तरह से आप कह सकते हैं कि नायडू बाबू आज की तारीख में समूचे दक्षिण भारत के लिए विलेन बन गए, खलनायक बन गए। अब दोस्तों, अचानक मैं नायडू बाबू को ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वो खलनायक बनते जा रहे हैं? उसकी वजह साफ है, क्योंकि एक महीने में, पिछले एक महीने में 2 बड़े झटके मिस्टर नायडू को लगे। पहला झटका वक्फ बोर्ड कानून को लेकर लगा है, जहां पर मुस्लिम सोच रहे थे कि नायडू और नीतीश उनके साथ आएंगे। न नीतीश गए, न नायडू गए मुसलमानों के साथ। इन्होंने, दोनों नेताओं ने
मोदी जी को सपोर्ट किया है वक्फ बोर्ड पे। तो मुस्लिम संगठन अब नायडू बाबू का बहिष्कार कर रहे हैं। इस इफ्तार पार्टी से तो उन्होंने शुरुआत कर ही दी है। दूसरा झटका लगा जब सीटों के बंटवारे को लेकर, जो संसद में सीटें बढ़ाई जा रही हैं, इस पर मैं कई प्रोग्राम भी कर चुका हूँ। ये जो सीटें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान दक्षिण भारत को हो रहा है। ये मुद्दा दरअसल दक्षिण भारत का ही, साउथ इंडियन के 4-5 स्टेट्स का है, और वहाँ पर मिस्टर नायडू एब्सेंट हैं। यानी दक्षिण भारत में भी एक्सपोज हो रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक में भी एक्सपोज हो रहे हैं। बार बार झटका लग रहा है, और नायडू बाबू की जो खुद की जो ज़मीनी सियासत है वो कमज़ोर होती जा रही है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले की एक और तस्वीर है, वो तस्वीर वाकई बड़ी भयावह है, क्योंकि पहली बार ऐसा इस देश में हो रहा है कि दक्षिण भारत के सारे राज्य प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। साउथ इंडिया वर्सेस प्राइम मिनिस्टर, ये सीधा सीधा एक समीकरण बनता चला जा रहा है, जहाँ चाहे कर्नाटक हो, केरल हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु, सब के सब मोदी और शाह के मुखालिफ होते जा रहे हैं। और अगर ये हालात बिगड़े, अगर इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं निकलता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान मिस्टर नायडू बाबू को उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के वोट बैंक में सेंध लग रही। अब सवाल इस बात का है कि नायडू बाबू आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं। क्या वो दक्षिण भारत के साथ खड़े होंगे? क्या वो मुस्लिम वोट बैंक में सेंध नहीं लगने देंगे अपने? क्या वो आंध्र प्रदेश को बचाएंगे? क्या वो अपनी ज़मीनी सियासत को बचाते हैं और मोदी का साथ छोड़ देते हैं, या फिर मजबूरी में मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे? आप कह सकते हैं दोराहे पर नायडू बाबू खड़े हैं, फैसला तो उनको लेना ही होगा। अब ये कोई बहुत आसान मामला नहीं, क्योंकि नायडू जो भी करते हैं, इधर जाते हैं या इधर जाते हैं, इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे मोदी सरकार पर है। क्योंकि आप यकीन करिएगा कि मोदी सरकार आज की तारीख में भी, भले हरियाणा जीता हो, महाराष्ट्र जीता हो, दिल्ली जीता हो, मोदी एक वीक विकेट पर हैं, कमज़ोर विकेट पर हैं। आज भी सदन में 240 ही है बीजेपी की संख्या, यानी बैसाखियां हटी, दुर्घटना घटी, ऐसा हो सकता है। तो नायडू जो फैसला करने जा रहे हैं, वो चाहे मोदी की राजनीति हो या दक्षिण भारत की राजनीति, असर दोनों पर पड़ेगा। पेचीदा मामला है। और आज मैंने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है कि आप उनको सुनेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मोहन गुरुस्वामी हैं, प्रधानमंत्री के किसी टाइम पे इकोनॉमिक एडवाइज़र हुआ करते थे, और इसके अलावा पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नायडू बाबू की आज हम बात कर रहे हैं, ये अथॉरिटी पर 1978 से मिस्टर मोहन गुरुस्वामी नायडू बाबू को जानते थे, जब वो ऑटो रिक्शा से चलते थे, तब से जानते हैं। बाद में नायडू बाबू कैसे मोटरसाइकिल पर आए, कार पर आए, मुख्यमंत्री की गाड़ी पर आए, और हवाई जहाज़ से उड़ने लगे, और आज उनकी हैसियत क्या है। और उनके चारों तरफ अडानी और मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी और तमाम उद्योगपतियों का कैसा घेरा बनता चला जा रहा है, और कैसे नायडू बाबू ने अपने ही ससुर की पीठ में छुरा भोंक दिया था। फितरत क्या है नायडू बाबू की, मोहन गुरुस्वामी से बेहतर और कौन बता पाएगा। तो मोहन गुरुस्वामी साथ होंगे, दक्षिण भारत के हैं लेकिन हिंदी बोलते हैं, थोड़ा सा गौर से सुनेंगे सब कुछ समझ में आएगा। हमारे साथ राव साहब भी हैं, हैदराबाद से जुड़े हैं, वो भी नायडू बाबू को जानते हैं। और मैंने ज़रा एक सवाल नीतीश कुमार पे पूछ लिया कि भाई, अगर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर नायडू बाबू इधर उधर होते हैं तो नीतीश कुमार भी इधर उधर हो जाएं? क्योंकि सुन रहे हैं लालू यादव भी एक इफ्तारी पार्टी में फिर से नीतीश कुमार को बुला रहे हैं। तो थोड़ी सी बातचीत मैंने गुफ्तगू अभिषेक के साथ भी की है, सुनिए और एक नई तस्वीर समझने की कोशिश करिए देश की राजनीति की। मोहन साहब, मैं सियासत पर आ रहा हूं, मैं नायडू बाबू पे भी आ रहा हूं कि नायडू बाबू मोदी के साथ जाएंगे या दक्षिण भारत के साथ आएंगे, उस पर तो मैं सवाल करूंगा। लेकिन आप इतने सीनियर हैं सर, मैं सिर्फ एक चीज ये पूछना चाह रहा था, और मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर जवाब देंगे। ये बताइए, आप नायडू बाबू को कब से जानते हैं? चंद्रबाबु नायडू को मैंने पहली बार 1978 में मिला। 78? ओ माय गॉड। 78 में जब ये एमएलए चुन के आए थे ओके, कुप्पम डिस्ट्रिक्ट से। ओके। और वो इंदिरा गांधी कांग्रेस का जो फैक्शन था उसके एमएलए बने। और उस जमाने में जब चन्ना रेड्डी सब नए एमएलए को मिलना चाह रहे थे, तो ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस में रिसेप्शन हुआ। चन्ना रेड्डी जी के साथ अच्छी जान पहचान थी मेरी, तो मुझे भी बुलाया गया। तो उस वक्त नायडू साहब आए थे, ऑटो रिक्शा में आए। किसमें? ऑटो रिक्शा में। ऑटो? अरे सर, क्या बात कर रहे हैं, नायडू साहब तो सबसे। मोहन साहब, मोहन सर,
सर आपकी गेट बात पे पे रोक, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं गेट पे ना, रोक दिया गया। तो मेरे को आके किसी ने बोला, कोई आया आदमी कह रहा कि एमएलए है, आप जरा देख लीजिए उसको। तो ये नौजवान थे, तो मैंने पूछा कौन, बोले कि चंद्रबाबू नायडू, एमएलए फ्रॉम कुप्पम। तो बोला चलिए आइए। ऐसा हालत था इनका ये। उसके बाद शादी हुई एनटी रामाराव की बेटी के साथ। एनटी रामाराव देखा कम्मा है, पॉलिटिक्स में है, तो वो शादी करवा दिया। उसके बाद ये जो है नॉन स्टॉप बढ़ते गए, और जितना पैसा इसने कमाया है और जितनी आस्ती आमदनी इसकी हुई, कोई मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में कभी किया नहीं। कल ही ओ उसने माय गॉड। डिक्लेयर किया 980 करोड़ डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर इनकम है। जी। ऐसे तो विजयवाड़ा आंध्र और हैदराबाद के आसपास में जो एरियाज है, काफी जमीन इसने ली है, डेयरी फार्म भी रखा हुआ है, अपने गांव में काफी एरिया डेवलप किया है, प्रॉपर्टीज भी है, मोहन सर, और मोहन अपनी साहब सुपर मार्केट। आप तो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी सलाहकार रहे, आपने पूरी दुनिया देखी, आपने एक बड़ी बात कही और इसलिए मैं तो सवाल कुछ और पूछ रहा था लेकिन आपने एकदम सर घुमा दिया मेरा। आपने कहा कि 1978 में हमारे बहुत से दर्शक पैदा नहीं हुए होंगे और मुझे लगता है अभिषेक कुमार भी 1978 बॉर्न नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि पहली बार आपने देखा कि ऑटो रिक्शा से नायडू बाबू चेन्ना रेड्डी के घर आए, आप वहीं पर बैठे थे, इनको गेट पर रोक दिया गया, फिर आप अंदर लेके आए गेट से इनको। इज इट सो सर? बिल्कुल, और तब से जानता हूं मैं इनको। और ऑटो से चलते थे? ऑटो, उसके बाद शादी हुई। एनटी रामाराव तो पैसे वाला आदमी था, उसके घर में शादी हुई, एमएलए बन गया था, तो गाड़ी वाड़ी आ गई। ये छोटी चीज है, मगर जिस तरह इसने आस्ती जमाई, ऐसे आंध्र प्रदेश स्टेट में, कॉम्पोजिट स्टेट में, ये सबसे अमीर आदमियों से में गिना जाता था। आज तो और हैसियत इनकी जो हम है तो हम तो हम तो हजारों करोड़ में हम होगी। तो हम तो दिल्ली में रहते थे, सेंटर में थे, हमें तो जानकारी रहता था कौन किसके पास क्या है और कौन क्या कर रहा है। तो एक चीज और मोहन सर, ये बड़े एक केपेबल आदमी है, जी और और बड़े पूंजीपतियों से डायरेक्ट संबंध रखता है, चाहे अंबानी हो अदानी हो, सब इसके साथ रिलेशनशिप रखता है। सबसे पहले आप जान जान लेना चाहिए ये किससे बात करता है। एक जमाने में फर्स्ट कॉल ऑफ द डे इसकी अनिल अंबानी की होती। ओहो, अनिल अंबानी के साथ थे? हाँ, तो ये इनका तो बड़ा खिलाड़ी है। और ये एक जमाने में प्रधानमंत्री बनने की ख्वाब देखते थे, और उसकी गेम प्लान के साथ ये कंसल्टेंट्स को और एडवाइजर्स को अपॉइंट किए थे, मगर वो बात रह गई। मगर अब उनकी इनकी गोल है इनके अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए। तो नायडू अभी मेरे उम्र के होंगे, तो उनके जी। बेटे को आगे बढ़ाने के लिए। और अच्छा, आपकी जगन उम्र और नायडू बाबू की उम्र एक है? लगभग एक ही है। मैं आई एम 77, नायडू भी 76 77 होगा। ओके। अच्छा, मैं मुद्दे पे आता हूँ। ये तो आपने बता दिया कि साहब ऑटो से आए थे, आपने रिसीव किया, आप ना होते तो ये चेन्ना रेड्डी के घर ही ना पहुंच पाते। और आज की बिल्कुल। तारीख में तो हवाई जहाज के कोई मायने नहीं है नायडू बाबू के लिए, कहाँ ऑटो जो है, उनके पास कार नहीं थी, स्कूटर नहीं था। ये मुझे बताइए, एक छोटा सा सवाल कर लूं, फिर मैं असली सवाल पे आपसे आता हूं। क्या नायडू साहब ने जिंदगी में जो भी आया, जिसने भी एहसान किया, उसको इन्होंने धोखा दिया, डिच किया? क्या एनटी रामा राव जो इनके ससुर थे, जिन्होंने अपनी बेटी से शादी की, क्या एनटी रामा राव को भी डिच किया आपकी आंखों के सामने? बिल्कुल 100% उनको बैक स्टैप किया, उनके साथ रह के। ये जो हमारे ईनाडू अखबार के मालिक थे, संपादक थे, रामोजी राव के साथ मिलकर साजिश किया दोनों ने, और एनटी रामाराव को उसने बैक स्टैप किया, नारेंद्र भास्कर राव को खड़ा किया, कई चीज किए। और पार्टी हथियाली टीडीपी। पार्टी भी मार दी इसने। एनटी रामाराव पॉलिटिकली एक नॉवस थे, टिकट बांटने के टाइम ये टिकट सब बांट दिए, अपने लोगों को टिकट बांट दिया। ओके ओके। और एक बड़ी एनटी बात मोहन रामाराव गुरुस्वामी। उस वक्त दोबारा शादी करने की रास्ते पे लगे हुए थे, आशिक हो गए थे वो। तो ये नई औरत को घर पे नहीं आना चाहते थे, तो फैमिली प्रॉब्लम भी था, फैमिली भी इनके साथ ओके। रही।
तो मोहन जी ने दो बातें कही। मोहन जी ने कहा कि भाई एनटी रामा राव के संपर्क में आए नायडू बाबू, उनकी बेटी से शादी कर ली, शादी करने के बाद सियासत संभालने लगे एनटी रामा राव की। एनटी रामा राव बुढ़ापे में इश्क में फंस गए। बुढ़ापे का इश्क बड़ा ही, आप जानते ही हैं दोस्तों कि घर वर सब बिक जाता है। तो एनटी रामाराव बुढ़ापे में इश्क कर रहे थे और मोहन गुरुस्वामी साहब जो उस वक्त के चश्मदीद हैं, उनका कहना है कि जब एनटी रामाराव इश्क करने लगे तो पीछे से टीडीपी के, तेलुगु देशम पार्टी के सारे टिकट वो नायडू बाबू ने यानी घर जमाई ने बांट दिए और बाद में उन्हीं विधायकों के जरिए जो है एनटी रामाराव के पीठ में छुरी भोंक दी। ये गुरुस्वामी जी करे। चलिए साहब, इतिहास जान लिया, एक्सरे पूरा दे दिया। मोहन जी अब ये मुझे बताइए, मैं तो इतिहास पीछे छोड़ता हूं, ये बताइए कि आज जो 22 तारीख को स्टालिन की मीटिंग थी, उसमें केरल के चीफ मिनिस्टर थे, कर्नाटक में कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उसमें रेवंत रेड्डी थे जो तेलंगाना के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें आंध्र प्रदेश के भी कई नेता थे। मिस्टर नायडू बाबू नहीं थे। पूरा दक्षिण भारत एक हो रहा है, नायडू बाबू नहीं गए, बेनकाब हो गए। क्या आपको लगता है कि ये डीलिमिटेशन का मुद्दा अगर दक्षिण भारत की राजनीति में गर्माता है तो क्या एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि नायडू बाबू को या तो मोदी को चुनना होगा या आंध्र प्रदेश को चुनना होगा? तब नायडू बाबू क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश या मोदी? देखिए, ये पॉपुलेशन की बात आई, चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले कहा कि साउथ की, दक्षिण की पॉपुलेशन घटते जा रही है तुलना में, नॉर्थ के तुलना में, यूपी और बिहार के तुलना में, तो हमारे पास ज्यादा बच्चे होना चाहिए। सबसे पहले हिंदुस्तान में सबसे पहले यही शख्स कहा, पिछले साल इसने कहा जी। तो मतलब यह था कि डिलिमिटेशन इशू को छोड़ा नहीं, पांव डाल के रखा है उसने और कहेगा कि कल मैंने ही उठाई बात सबसे पहले। ये नहीं, अगर मोदी जी अड़ गए, मोहन सर, अगर मोदी जी अड़ गए, वो डिलिमिटेशन पर अगर आगे बढ़ गए, क्योंकि भाई उन्होंने जो नई संसद बनाई है मोदी जी ने, तो डिलिमिटेशन के हिसाब से बढ़ाई है। अगर मोदी जी आगे बढ़ गए तो ये मोदी जी को छोड़ सकता है। अगर दक्षिण में तूफान चलेगी तो तूफान के दायरा में ये भी चला जाएगा, और जिस तरह तूफान चलने वाली है, शायद ये तो उसको रोक नहीं सकेंगे, उसके सामने झुकना पड़ेगा। और शायद तो मोदी को छोड़ देंगे, मोदी को छोड़ना पड़ेगा। पॉलिटिक्स मैटर ऑफ कंपल्शन, छोड़ देंगे। इसलिए मोदी जी भी अपनी तैयारी किए। वो पवन कल्याण जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, उनके साथ उनकी तालमेल बनी हुई है। वो आजकल बड़े भक्त हो गए, इलाहाबाद में वो कुंभ में भी गए डुबकी के, और सारा तिरुपति मंदिर के। और नायडू ने एक खेल खेला आज, तिरुपति देवस्थानम की जो स्टाफ है उसमें कहा कोई मुसलमान और क्रिश्चियन होना नहीं चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट कैसी पाबंदी रख सकता है किसी की जात और धर्म पे? मगर ये आज अनाउंस कर दिया, तो डबल गेम खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर थोड़ा बहुत उधर। मगर मोदी भी ये जाएंगे, पॉलिटिकल एनिमल है, और साउथ में रहना है इनको, मोदी जी के साथ रहना है क्या? मैं जरा अभी अभिषेक के पास आ रहा हूं, फिर मैं राव साहब के पास जा रहा हूं। क्या आपको लगता है कि अगर दक्षिण भारत का दबाव ज्यादा बढ़ गया, आज तो चलिए नायडू बाबू छुप के बैठ गए आंध्र प्रदेश में, आज वो नहीं गए चेन्नई, उनको जाना चाहिए था, वो छुप के अपने घर पे बैठ गए। अगर ये दबाव बढ़ता है आंध्र प्रदेश की जनता का, पूरे दक्षिण भारत का, तो क्या आपको लगता है कि नायडू बाबू मोदी के साथ रहेंगे, या जो इतिहास मोहन गुरुस्वामी ने बताया उनका, उस इतिहास को देखकर ये मोदी को भी डिच कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं? देखिए, छोड़ना तो पड़ेगा इनको, मोदी को इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि डिलिमिटेशन और नरेंद्र मोदी, ये दो ऐसे मुद्दे हैं, जब दोनों एक साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के पास तीसरा रास्ता नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू को उसी तरह से छोड़ना पड़ेगा जैसे यूनाइटेड फ्रंट का कन्वेनर होने के बावजूद यूनाइटेड फ्रंट को छोड़ दिया था चंद्रबाबू नायडू ने। लोकसभा अध्यक्ष पद की सौदेबाजी कर एनडीए को समर्थन दिया था, और इस बार सौदेबाजी की गुंजाइश अब दिखती नहीं है, क्योंकि सरकार जो बीजेपी की है केंद्र में, वो एनडीए सरकार कहना गलत होगा, क्योंकि मंशा, सरकार चलाने का तौर तरीका सब बीजेपी सरकार वाला ही है। और उस परिस्थिति में चंद्रबाबू नायडू के पास स्टालिन के साथ जाने के अलावा, रेवंत रेड्डी के साथ जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। ओके। आप कह रहे हैं, अभिषेक कह रहे हैं कि वापस
उनको कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा, इंडिया अलायंस के साथ जाना पड़ेगा, मोदी को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर साउथ इंडिया वर्सेस मोदी हो जाता है, जो होते हुए दिख रहा है हमको, ऐसे में उनको जाना पड़ेगा। मैं एक आंध्र प्रदेश का क्या फीडबैक है भाई? राव साहब, आप तो हैदराबाद गढ़ में बैठे हैं और 25-30 बरसों से आंध्र प्रदेश पर आप लिख पढ़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आंध्र प्रदेश का कॉमन पीपल क्या करेगा, जो कॉमन मैन है, आम आदमी आंध्र प्रदेश का है। अगर नायडू मोदी के साथ बैठ जाते, मोदी की गोद में बैठ जाते और सारी दक्षिण भारत की पार्टी अलग हो जाती है, जगन मोहन रेड्डी भी अलग, कांग्रेस भी अलग आंध्र प्रदेश में, ऐसी स्थिति में आंध्र प्रदेश की पब्लिक क्या नायडू बाबू को जो जीत का सेहरा पहनाया है, क्या नायडू बाबू के अगेंस्ट हो जाएगी पब्लिक? आंध्र प्रदेश का हाल ऐसा है कि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, 9 महीने हुआ है। अभी 4.25 साल आगे की बात है, तो चुनाव तो अभी नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ऐसी दुविधा में फंसे हैं कि उनके तो सारी जिंदगी की पूंजी उन्होंने अमरावती में लगा रखी है। अच्छा, वो जो कैपिटल बनवा रहे हैं अमरावती। हाँ जी, कैपिटल तब तक नहीं बन सकता जब तक नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद नहीं हो। नरेंद्र मोदी जी ने 3 बैंकों से, मतलब वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और नाबार्ड से करीब 30,000 करोड़ का लोन दिलवा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है तो वो लोग बैंक लोन नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को पढ़ा और कहा कि ये फिजिबल नहीं है। रीपेमेंट की गारंटी मोदी जी दे रहे हैं, तब जाके उनको लोन मिल रही है। और सारी जिंदगी की कमाई उसी में अटकी हुई है चंद्रबाबू नायडू और उनके साथियों की। तो कहना क्या चाह रहे हैं राव साहब, इसका मतलब क्या निकालें? आप कह रहे हैं कि मोदी ने दुखती रग पकड़ रखी है उनकी, नायडू बाबू की। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अगर चंद्रबाबू नायडू में जरा भी हिम्मत होती तो आप इनकी बात है, एक बार याद कर लीजिए। कर्नाटका के पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू कन्वीनर बनना चाहते थे एनडीए के, या डिप्टी कन्वीनर, लेकिन मोदी ने साफ इनकार कर दिया। उनके पास 16+2 18 एमपी होने के बावजूद 2024 में उन्होंने कन्वीनर की कुर्सी मांगी थी मोदी जी से, चंद्रबाबू नायडू ने, और मोदी जी ने साफ इनकार कर दिया। मतलब जरा भी उनके पास ताकत होती तो वो हासिल कर लेते। अच्छा चलिए, एक सवाल और बता दीजिए राव साहब, एक सवाल और मैं पूछता हूं आपसे। एक और बात ऐड कर लूं, उनके ऊपर एक स्किल डेवलपमेंट स्कैम का केस भी लटका हुआ है, तलवार अभी लटकी हुई है, वो केस बंद नहीं हुआ, फाइल अभी खुली है। वो नहीं, एक केस में तो ईडी ने क्लीन चिट दे दी थी, हम सुन रहे थे किसी केस में। नहीं सर, नहीं, अटैचमेंट अभी भी लागू है। अच्छा, क्लीन चिट नहीं मिला उसमें। ठीक है, क्लीन चिट नहीं मिला। एक और सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए, अगर नायडू बाबू मोदी के साथ रहते हैं, दक्षिण भारत के साथ नहीं जाते, तो क्या अगले चुनाव में बाजा बज जाएगा, बैंड बज जाएगा? अगले चुनाव की तो दूर की बात है, आज अगर चुनाव हो जाएगा तब भी बैंड बजेगा। तो उसको रूल आउट कर देते हैं। चंद्रबाबू नायडू जनता को आज पढ़ लिए है उन्होंने। अगले चुनाव में वैसे भी मुझे आना मुश्किल है, तो मुझे मोदी के साथ ही रहना है, ये तय करके उन्होंने मीटिंग में नहीं किया। अच्छा, एक और सवाल का जवाब समझ लिया। आप कह रहे हैं कि मोदी के प्रेशर में नहीं गए। एक और सवाल, क्योंकि आप आंध्र प्रदेश से ही हैं, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं, क्या पवन कल्याण जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और हिंदुत्व की बातें करते हैं और मोदी के बहुत करीबी हैं, क्या मोदी जी पवन कल्याण को आगे बढ़ा रहे हैं, नायडू के बराबर लाने की कोशिश हो रही है? और क्या पवन कल्याण जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे नायडू बाबू को प्रॉब्लम है? क्या पवन कल्याण एकनाथ शिंदे हो सकते हैं, नेक्स्ट एकनाथ शिंदे ऑफ आंध्र प्रदेश? आज नहीं, कल नहीं, परसों। जी बिल्कुल, उसकी तो पूरी तैयारी हो रही है, बैकग्राउंड में पूरा स्क्रीन पे चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू इस अप्रैल 20 तारीख को 75 वर्ष के हो जाएंगे। वो चाहते थे, चुनाव से पहले वो चाहते थे कि इस साल के बाद में, मतलब कमान संभालने के 1 साल के बाद में अपने बेटे को गद्दी पे बिठाएं। लेकिन पवन कल्याण कुछ ऐसा गेम खेल गए कि कहते हैं कि वो अगर चंद्रबाबू नायडू के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो पवन कल्याण ही बनेगा। उनके जो सपोर्टिंग चैनल्स है वो उसके स्टोरीज चलाने शुरू कर दिए 6 महीने पहले।
ओके, चंद्रबाबू ओके, नायडू सेंट्रल में कैबिनेट रैंक मिनिस्टर बनेंगे और पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये स्टोरीज ओके, चलने लगी है ऑलरेडी आंध्र प्रदेश में। ओके, ओके, गॉट द पॉइंट सर, गॉट द पॉइंट। माय लास्ट क्वेश्चन मोहन गुरुस्वामी जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप अगर 1978 से एक आदमी को ऑटो पर घूमते देख रहे हैं, ऑटो से आपने उस आदमी को मोटरसाइकिल पे देखा, फिर कार पे देखा, फिर मुख्यमंत्री की कार पे देखा, फिर हवाई जहाज पे देखा, जमीन से लेकर आसमान पर देख चुके हैं आप उसको। ये बताइए कि अब नायडू बाबू क्या करने जा रहे हैं, ये बताइए मुझे, उनकी फितरत क्या, क्या करेंगे वो अगर प्रेशर बढ़ता है, उनकी राजनीति अगर खतरे में पड़ती तो उनके पास विकल्प क्या, ऑप्शन क्या है मिस्टर नायडू के पास? वो निकल जाएंगे बाहर, वो भी खुद के किससे? आएंगे, साउथ के साथ आ जाएंगे, अपने इलेक्ट्रेट के पास फिर जमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अभी उसके बेटे के करियर की है। अगर ये चुनाव हार जाएंगे तो उनके बेटे में ये काबिलियत नहीं है जो नायडू में है और जो दूध और पवन कल्याण में है, तो उसको प्रोटेक्ट अपने करने के लिए बेटे, कुछ भी करेंगे। अपने बेटे नारा लोकेश, उनके जो बेटे हैं, उनकी ताजपोशी के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नायडू बाबू का मेन फोकस है। और इसलिए मोहन गुरुस्वामी साहब कह रहे हैं कि अगर दक्षिण भारत का प्रेशर बढ़ा, मोदी वर्सेस साउथ हो गया, ऐसे में आंध्र प्रदेश की राजनीति में अपने को कायम रखने के लिए नायडू बाबू जो है वो मोदी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की करियर की चिंता है। लास्ट क्वेश्चन अभिषेक, समय समाप्त हो रहा है भाई, अगर नीतीश बाबू साथ छोड़ देंगे तो बेटा तो अब इनका भी जवान हो रहा है राजनीति में, नीतीश कुमार का जवानी तो वहां भी छा रही है। अचानक मैं देख रहा हूं नीतीश कुमार का बेटा जो है वो भी जो है तैयार हो गया है, फसल तो पटना में तैयार है। दीपक जी, आपने ऐसा सवाल पूछ दिया। अभी जो खबर मेरे पास आई है, आपके कार्यक्रम में बैठा हुआ हूं तब इसी दरमियान आई है व्हाट्सएप के माध्यम से। लालू यादव के यहाँ इफ्तार पार्टी हुआ करती थी और इफ्तार पार्टी से ही आपको याद होगा, आपने भी कार्यक्रम किया था 2022 में कि कैसे बिहार की सियासी फिजा बदली थी और नीतीश कुमार चले गए थे बीजेपी का साथ छोड़ के। इस बार लालू यादव ने, अभी तुरंत खबर मिली है, इस बार लालू यादव ने जो इफ्तार पार्टी रखी है वो अपनी पार्टी के नेता और नीतीश कुमार के दोस्त माने जाने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पे रखी है। परसों 24 तारीख को ये इफ्तार पार्टी है। चलिए साहब, तो आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ तो है बिहार में, क्योंकि बीजेपी का इंटेंशन नीतीश कुमार को समझ में आ गया है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। तो ये नानी फैक्टर जो कहते हैं, नायडू नीतीश फैक्टर, ये वाकई अगर क्लब हो गए तो नरेंद्र मोदी की मुसीबत बढ़ने वाली है। चलिए सर, तो ये तो मतलब मैं कहूंगा कि आज वाकई वक्त बहुत कम है, वरना आप तीनों से बहुत मुझे बात करनी थी। आंध्र प्रदेश से सब कुछ बता रहे थे, आईने की तरह पूरा आंध्र प्रदेश दिखा रहे थे, राव साहब दिखा रहे थे। अभिषेक कुमार ने जो है वो ये कह दिया कि साहब वो लालू और नीतीश फिर इफ्तार पार्टी में खेल करने जा रहे हैं, और नीतीश कुमार का बेटा जवान है, राजनीति में कभी भी आ सकता है इंसान। तो हो सकता है कि नायडू बाबू अगर अपने बेटे की ताजपोशी के लिए परेशान हैं, तो हो सकता है नीतीश कुमार भी अपने बेटे के लिए कुछ करें जाते जाते। और मोहन गुरुस्वामी साहब ने तो सारे पत्ते ही खोल दिए। उन्होंने कहा कि भाई ये वही नायडू बाबू हैं जिन्होंने ससुर की पीठ पर छुरी भोंकी थी, और जब उनके ससुर अय्याशी कर रहे थे, एक लड़की के साथ अटैच हो गए थे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो भाई हमारे गुरुजी बता रहे हैं, मोहन गुरुस्वामी जी चश्मदीद बता रहे हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनका कहना है कि भाई एनटीआर एक इश्क में लगे, और उसी इश्क के चलते जो है वो कहीं ना कहीं नायडू बाबू ने सारे टिकट बांटी और पार्टी ही हथियाली टिकट बांट के। तो इस तरह की अगर फितरत है नायडू बाबू की, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मोदी का साथ छोड़ सकते। और इस बीच अगर सीबीआई ईडी के मामले निपटा लिए दोस्तों, तो फिर नायडू बाबू एक नया रास्ता तय करेंगे। और हो सकता है जो अभिषेक कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं कह सकते, नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं उनको फॉलो कर सकते हैं। मोहन जी आप आए, सो नाइस ऑफ यू कमिंग टू दिस प्रोग्राम। बहुत से आपने आज खुलासे कर दिए, और मुझे लगता है कि दोबारा आपके साथ मैं जरूर प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो हिंदुस्तान की सियासत है, उसकी जो रडार है, उसके फोकस में चंद्रबाबू नायडू। और नायडू इसलिए हैं क्योंकि कई महीनों के बाद, हनीमून मनाने के बाद पहली बार नायडू का ऊंट पहाड़ के नीचे आया। ऊंट पहाड़ के नीचे पहली बार आया, इसलिए फोकस है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल आज उनका चेहरा बेनकाब हो गया, आज मीटिंग में हो गए नहीं। दक्षिण भारत में इसकी बहुत चर्चा है, इसका असर एनडीए पर भी होगा। अभिषेक, सो नाइस ऑफ यू कमिंग टू दिस प्रोग्राम। गुरुस्वामी सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर, सैल्यूट टू यू सर। और हमारे साथ जो राव साहब थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।